गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी रखना है, साथ साथ पठन पाठन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको भी बाधित नहीं होने देना। पिछले लेक्चर्स में धारा घनत्व बताया था हमने। पिछला जो लेक्चर्स हुआ था उसमें धारा घनत्व बताया था हमने। करंट डेंसिटी मीन्स J इक्वल टू आई बटे ए। J इक्वल टू आई बटे ए। किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है उसे करंट डेंसिटी कहा है। हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि जो अगला लेक्चर आएगा आपका वो एक बढ़िया सा सूत्र डेरिवेशंस लेके आएंगे, तो वो डेरिवेशंस आज हमको करना है। देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा। बहुत अच्छा डेरिवेशंस है, प्रयास कीजिएगा। सुनते सुनते ही आपका डेरिवेशंस तैयार है। डेरिवेशंस है वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच का संबंध। वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में क्या संबंध होता है। अनुगमन वेग मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि मैं भी बार बार अनुगमन वेग कह रहा हूँ। एक आदत सी पड़ी हुई है, क्योंकि पहले अभी तक 2 साल 3 साल पहले तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बुक्स में या अन्य जगहों पर अनुगमन वेग ही लिखा जाता था, लेकिन अब ये लिख के आता है अपवाह वेग। अब क्या लिख के आता है, अपवाह वेग। तो ये दिमाग से थोड़ा से ज़्यादा टेंशन न कीजिएगा। अपवाह वेग कहें या अनुगमन वेग कहें, मतलब वही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स अनुगमन वेग या अपवाह वेग। और पिछले लेक्चर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये हमने लेक्चर्स भी दिए थे, नोट्स भी भेजे थे, आपने राइट डाउन भी कर लिया होगा। तो आज बेसिकली जो हमको करना है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का एक संबंध सूत्र फाइंड करना है। देखिए कैसे। माना एक तार के सिरे बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं। तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इससे होता यह है, जैसे ही बैटरी से हम जोड़ देते हैं तार के सिरों को, तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये तार का एक अनुप्रस्थ परिच्छेद दिखाया गया है। इस तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे ही बैटरी से जोड़ देते हैं, इस तार में एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। जैसे ही तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, वैसे ही तार के सिरों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होते ही तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो सब पर चार्ज कैसा होगा, माइनस। सब पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। जैसे ही तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने से तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित होते ही ये इलेक्ट्रॉन आपके, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर है, इसके जस्ट अपोजिट ये चलने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होते ही मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। क्योंकि पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं, वैद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी, ये पीछे पहला ही स्टेप था हमारा। एकांक समय में, यूनिट समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे वैद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू Q बाई टी, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमको मिला I इक्वल टू Q बाई टी। यदि तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A हो, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A हो,
और तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या E हो। तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल तार का A। तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई आपकी स्मॉल n। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का Vd, ध्यान रखिएगा तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A। तार के प्रति, अंडरलाइन कीजिए, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A। अनुगमन वेग Vd हो। अनुगमन, फिर मैं कह रहा हूँ अनुगमन वेग ही ज़्यादा निकलता है क्योंकि हैबिट्स बहुत पुरानी पड़ी हुई है। अपवाह वेग आप कहिए, अपवाह वेग Vd हो तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd। ये 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो t सेकेंड में कितने निकलेंगे, t का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेकेंड में अगर NaVd है तो t सेकेंड में कितने आएंगे NaVdT। t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVdT। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तो t सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, t सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश होगा Q इक्वल टू NaVdT और मल्टीप्लाई बाई E। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वैल्यू क्या होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम। तो t सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q इक्वल टू NaVdT मल्टीप्लाई बाई E। चूंकि पहला समीकरण ये वैल्यू Q की वैल्यू, Q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो I इक्वल टू Q है NaVdT मल्टीप्लाई बाई E। ये Q की वैल्यू I इक्वल टू Q बाई T से, और ये है आपका बटे T। T से T निकल जाता है तो बचेगा NeaVd इक्वल टू I। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है इस लेसन का। वैद्युत धारा I, अनुगमन वेग फिर अपवाह वेग Vd में संबंध। ये सूत्र बताता है अनुगमन वेग Vd और वैद्युत धारा I के बीच का संबंध क्या है। इसमें I है वैद्युत धारा, N है तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A है तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और अपवाह वेग है Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यह है सूत्र I बराबर NeaVd वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच का संबंध सूत्र। ये हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बोर्ड परीक्षा में भी ये बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे लेक्चर्स भी हैं इसके। फिर से एक बार मैं आपको लेक्चर्स इसका सुना दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी से तैयार हो जाए। एक तार के सिरों को जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जब तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र E के स्थापित होने से तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग Vd से
तार की वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? जिधर आपका वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। यदि तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a हो, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो 1 सेकंड में ले जाया गया आवेश होगा NaVd। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितना होगा? NaVd। t सेकंड में क्या होगा? t का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकंड में ले जाया गया कुल आवेश IQ इक्वल टू NaVd मल्टीप्लाई बाई e। इस वैल्यू को आकर के समीकरण 1 में रखते हैं। किस वैल्यू को? Q की। Q का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये सूत्र आपका फाइंड होके आता है। ग्रेट फार्मूला, बहुत अच्छा सूत्र है। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध कल हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में करंट डेंसिटी, और शुरुआत भी हमने इससे की। फिर से एक बार देखिए, धारा घनत्व J इक्वल टू I/A। इफ A इज 1 देन J इक्वल टू I। धारा घनत्व धारा ही है, बस एक कंडीशन आपको फॉलो करवानी है। एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में जो अविलंबवत धारा प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है धारा घनत्व J बराबर I/A। तो ये संबंध सूत्र तो है वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच का। यहाँ से एक सूत्र और निकालते हैं, क्योंकि करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A, देन I की वैल्यू यहाँ रखिए तो NeAVd और बटे A से निकल गया तो NeVd इक्वल टू J। ये सूत्र है, ये जो निकल के आया J इक्वल टू NeVd। ये सूत्र आपका है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और अपवाह वेग के बीच का। और ये सूत्र आपको बताता है धारा घनत्व J और अपवाह वेग Vd के बीच का संबंध सूत्र। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इस तरीके आया करते हैं। वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच का संबंध सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये आप स्थापित कर ही चुके हैं। I इक्वल टू, कभी कभी क्वेश्चंस आता है धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच का संबंध सूत्र स्थापित कीजिए, तो आप लोग करते ये हैं, सीधा J इक्वल टू I/A लगा करके इस दो लाइन में सूत्र को फाइंड कर देते हैं और नंबर जोड़ लेते हैं कि ये 2 अंक का आया था, हमको 2 अंक मिल जाए। ये ऐसा नहीं होता है। अगर ये सूत्र अगर आपका आता है कि धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच का संबंध सूत्र निकालिए, तो फिर आप पहले इस सूत्र को फाइंड कीजिए। पहले आप I इक्वल टू NeAVd इसको फाइंड कीजिए और इसके बाद इस सूत्र को रखिए। पहले पूरा सूत्र फाइंड कीजिए और लास्ट में 2 लाइनें लेके आए, तब आपका सवाल सही होता है। और ये आपका डेरिवेशंस होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का। तो ऐसी गलती ना करें। 1 नंबर में अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का संबंध सूत्र बताइए, तो आप 1 नंबर में लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इनके सिंबल्स क्या हैं। और यदि ये 2 अंक का क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन आता है, तो पहले आप इस सूत्र को फाइंड कीजिए, देन तब आप इसको करिए, तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये था वैद्युत धारा, अपवाह वेग, धारा घनत्व, अपवाह वेग और करंट डेंसिटी क्या है। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशंस और पढ़ेंगे। गतिशीलता, गतिशीलता इसको जानिए क्या चीज़ है। गतिशीलता म्यू, गतिशीलता म्यू। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशंस है लेकिन महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है। कुछ भी छोटा नहीं होता है,
अगर आप उसको जानते नहीं हैं तो बहुत बड़ा है, अगर जानते हैं उसको आप तो वही चीज़ आपको बहुत छोटी लगती है। तो ये गतिशीलता है, एक छोटी सी यूनिट है। गतिशीलता का मतलब समझिए क्या होता है। आप वाह वेग आप पीछे पढ़ चुके, वीडी। वैद्युत क्षेत्र को यदि हम यूनिट कर दें, वैद्युत क्षेत्र को क्या कर दें, यूनिट कर दें, तो जो अपवाह वेग है वही उसकी गतिशीलता बन जाएगी। यदि वैद्युत क्षेत्र को यूनिट कर दें तो जो उसका अपवाह वेग है वही उसकी गतिशीलता हो जाती है। अर्थात म्यू इक्वल टू वी डी बटे ई, म्यू इक्वल टू वी डी बटे ई। अगर इसको हम यूनिट कर दें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी। मतलब अपवाह वेग ही गतिशीलता है। बस एक शर्त आपको जोड़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, इसको यूनिट कर दीजिए तो जो अपवाह वेग होगा वही उसकी गतिशीलता होगी। अगर इस सूत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि J इक्वल टू एन ई वी डी, J इक्वल टू एन ई वी डी, तो J बटे एन ई इक्वल टू वी डी। देन आप यहाँ म्यू और वी डी की वैल्यू रख सकते हैं, तो एन ई और ये कैपिटल ई। इस तरीके से एक सूत्र आपका और फाइंड हो जाएगा। तो ये थी गतिशीलता। गतिशीलता क्या है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अपवाह वेग होता है उसी की वैल्यू को, उसी को कहा जाता है गतिशीलता। तो ये लेक्चर्स आज के थे। वैद्युत धारा अनुगमन वेग के बीच का संबंध, धारा घनत्व, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बीच का संबंध सूत्र, और इसके बाद गतिशीलता। और फिर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिसिटी में अगर ओम की चर्चा करें, वैज्ञानिक ओम की, और अगर वैज्ञानिक ओम का नाम नहीं आता है तो इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं अधूरी है। सबसे बड़ा योगदान अगर कहा जाए ओम और कूलम्ब्स का है इलेक्ट्रिसिटी में। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और उसी में आपका आ जाएगा वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और ओम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ। ये ऐसे लॉज होते हैं जो बहुत छोटी सी क्लासों से इनकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ आते आते आप इंटरमीडिएट में इनको बहुत अच्छे स्तर पर ले जाते हैं, बहुत अच्छा जानना शुरू कर देते हैं। तो मुझे विश्वास है लगभग 80% लोगों को ओम्स लॉ पहले से पता होगा। यहाँ पर उसको विस्तृत करना है। ओम्स लॉ जानना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल थ्योरी, उसके आधार पर हमको सिद्ध करना है कि ओम का नियम होता क्या है और फिर ये सही है कि नहीं सही है। तो आज के लेक्चर्स में थोड़ी ओम के नियम की चर्चा किए दे रहे हैं, और इसका जो डेरिवेशंस आएगा, इसका जो सत्यापन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। यदि भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, भौतिक अवस्थाएं आप जानते हैं, ताप दाब सांद्रता ऐसी चीज़ें, यदि भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने बताया था यहीं से इलेक्ट्रिसिटी हमारी निकल के आती है, सबसे बड़ा उनका योगदान है। तो यदि किसी तार के सिरे भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटा करके बराबर लेके आए तो फिर यहीं पर एक कांस्टेंट आ जाता है R। यहीं पर एक कांस्टेंट आता है R, और इसी को कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। ये है आपका ओम्स लॉ।
और इसको सिद्ध भी करना है हमको। तो आज के लेक्चर्स में आप यहाँ तक आइए, ओम्स लॉ तक जानिए क्या है, और इसका सिद्ध करना, इसको सत्यापित करना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।